कहते हैं कि इंसान जब भी गुस्से में होता है तो सबसे पहले उसके दिमाग पे शैतान हावी हो जाता है और इंसान जब भी गुस्से में कोई कदम उठाता है तो हमेशा उसे बर्बादी की ओर ही लेकर जाता है, जो ना तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है और ना ही उसके अपनों के लिए। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ 3 लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है घाटमपुर। घाटमपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है ठुकुआपुर और इसी ठुकुआपुर गांव का रहने वाला सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र की पत्नी का नाम ममता। सुरेंद्र के टोटल 3 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम कुलदीप, दूसरे बेटे का नाम दीपक और तीसरा बेटा करण। कुलदीप की पत्नी का नाम प्रभा। सुरेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 14 अक्टूबर 2013 की शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास। सुरेंद्र बहुत जल्दी खाना खा लेता है और सोने के लिए अपने घर से थोड़ी दूर पे बने अपने दलान में चला जाता है। जब सुरेंद्र सोने के लिए चला जाता है, उसके बाद उसका पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है। लेकिन सुरेंद्र का पूरा परिवार जब खाना खाने के लिए बैठता है, उसी वक्त ही उसके घर में 3 लोग एंट्री करते हैं, जिनके हाथों में लाठी होता है, डंडा होता है और कुछ तेज़धार हथियार होता है। जब तीनों ही घर के अंदर एंट्री करते हैं, सुरेंद्र का परिवार जब तीनों को देखते हैं तो उन्हें देखकर उन्हें भी समझने में देर नहीं लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, तीनों मिलकर कुलदीप की पत्नी प्रभा के ऊपर हमला कर देते हैं और उसी तेज़धार हथियार से प्रभा की हत्या कर देते हैं। लेकिन प्रभा के ऊपर जब हमला करना शुरू करते हैं तो उसकी सास ममता बचाने के लिए दौड़ती है। ममता जब अपनी बहू को बचाने के लिए दौड़ती है तो वो तीनों मिलकर ममता को भी पकड़ लेते हैं और उसी तेज़धार हथियार से ममता की भी हत्या कर देते हैं। ममता और उसकी बहू जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उन दोनों को अपने नज़रों के सामने जब कुलदीप देखता है, वो थर-थर काँपने लगता है। दरअसल कुलदीप उन तीनों से अपनी ज़िंदगी की रहम की भीख मांगता है। वो तीनों कुलदीप से कहते हैं कि तुम डरो मत, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, बल्कि हम तुम्हें ऐसा बनाकर छोड़ेंगे कि तुम्हें ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि तुमने पंगा किससे लिया है। आखिरकार तीनों मिलकर कुलदीप के भी दोनों पैर उसके शरीर से उसी तेज़धार हथियार से अलग कर देते हैं। जब ये पूरा काम हो रहा था, गांव के तमाम लोग छत पे खड़ा होकर इस नज़ारे को देख रहे थे, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनका बीच बचाव करने के लिए जाए। जैसे वो तीनों घर के अंदर एंट्री किए थे, अपना काम करने के बाद तीनों के तीनों मौके से फरार हो जाते हैं। जब तीनों मौके से फरार हो जाते हैं, तब गांव के लोग धीरे धीरे उस घर के नज़दीक पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि कुलदीप को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाए, क्योंकि कुलदीप बेहद ही दर्द के मारे छटपटा रहा था। इस बात की जानकारी जैसे ही सुरेंद्र को मालूम चलता है, सुरेंद्र भागते दौड़ते वहाँ पर पहुँचता है। अपने घर के जब नज़ारा देखता है, वो चीख चीख करके रोने लगता है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, वहां की जब नज़ारा देखती है तो उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस सबसे पहले कुलदीप को नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजती है और उन दोनों की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इस घटना के बारे में गाँव के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन गाँव के लोग इस कदर से डर चुके थे कि डर के मारे कोई भी अपना मुँह खोलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सब के सब इधर उधर की बात कहते हैं और बातें कहकर वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सुरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे घर परिवार वालों के ऊपर हमला करने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि मेरे बहू प्रभा के ही पिता फूल सिंह था। फूल सिंह का चाचा राम प्रसाद और उसका भाई लाल सिंह था। पुलिस सुरेंद्र के ही तहरीर पे तीनों के नाम पे धारा 302 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। चूँकि मामला काफ़ी गंभीर था, पुलिस इन तीनों को तलाश करते हुए सबसे पहले इनके घर पे जाती है, तो मालूम चलता है कि तीनों अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और आखिरकार अपनी कड़ी मुशक्क़त के बाद अगली सुबह ही तीनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर इन तीनों से इस हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। लेकिन तीनों जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। फूल सिंह, जो कि सुरेंद्र के ही पड़ोस का रहने वाला है। फूल सिंह की पत्नी का नाम रानी।
फूल सिंह के टोटल 3 बेटे हैं और एक बेटी प्रभा। प्रभा और कुलदीप दोनों बचपन से एक साथ ही पले बढ़े नहीं हैं, बल्कि दोनों एक साथ ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन दोनों स्कूल के टाइम में ही जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। कुलदीप और प्रभा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, पहले तो इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। कुलदीप और प्रभा के प्रेम का परवान जब चढ़ता है, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन आखिरकार इस बात की जानकारी एक दिन कुलदीप के साथ साथ प्रभा के घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है। लेकिन प्रभा के पिता फूल सिंह को जब सच्चाई मालूम चलता है, वो गुस्से में आग बबूला हो उठता है और अपनी बच्ची के ऊपर पाबंदी लगा देता है। प्रभा को घर से आना जाना बंद कर देता है। उसके ऊपर अपनी पत्नी को निगरानी रखने के लिए बोल देता है। कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में जितना ही पाबंदी लगाया जाता है, प्यार उतना ही उफान मारता है। सेम यही कंडीशन प्रभा और कुलदीप के साथ भी होता है। दोनों एक दूसरे से मिल तो नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभा अक्सर कुलदीप से फ़ोन पे बातचीत करती है। लेकिन कुलदीप के घर परिवार वालों को जब मालूम चलता है, कुलदीप से जब पूछताछ करते हैं, तो कुलदीप सारी सच्चाई प्रभा के बारे में बता देता है। कुलदीप कहता है कि मैं प्रभा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। हालांकि कुलदीप के घर परिवार वाले इस शादी की मंजूरी तो दे देते हैं, लेकिन प्रभा के पिता फूल सिंह इस शादी की मंजूरी नहीं देता है, जिसकी वजह से आखिरकार जनवरी 2012 में एक दिन जब मौका मिलता है, कुलदीप प्रभा को लेकर के घर से फरार हो जाता है और सीधे हरियाणा के गुड़गांव शहर चला जाता है। गुड़गांव शहर में कुलदीप का एक दोस्त होता है। अपने दोस्त के माध्यम से एक किराए का कमरा ले लेता है और फिर वहीं पे कुलदीप प्रभा से शादी कर लेता है। अपने दोस्त के माध्यम से दिल्ली शहर में एक नौकरी भी ले लेता है और फिर प्रभा के साथ में वहीं पे रहने लगता है। लेकिन प्रभा जैसे इधर घर से छोड़ करके फरार होती है, इस बात से उसका पिता काफ़ी नाराज़ हो जाता है। फूल सिंह को लगता है कि दरअसल मैं अपनी बेटी की वजह से किसी को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। इसीलिए फूल सिंह गुस्से में आता है और 19 जनवरी 2012 को नज़दीकी थाने में जाकर कुलदीप के ऊपर अपनी बेटी को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करा देता है। पुलिस भी मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर कुलदीप को वापस घर बुलाने के लिए उसके घर के परिजनों के ऊपर दबाव डालने लगती है। पुलिस जब कुलदीप के घर के परिजनों के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है, आखिरकार कुलदीप भी मजबूर हो जाता है और प्रभा को लेकर वापस घर चला आता है। लेकिन कुलदीप जैसे ही गांव में पहुंचता है, चूँकि कुलदीप पे नामजद मुकदमा था, पुलिस कुलदीप को अपने कस्टडी में ले लेती है। लेकिन पुलिस जब कुलदीप को कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट में जब प्रभा से पूछताछ की जाती है, तो प्रभा साफ साफ कह देती है कि मैंने कुलदीप से शादी कर लिया है। जज साहब जब प्रभा से पूछताछ करते हैं, तो प्रभा कहती है कि मैं कुलदीप के साथ ही रहना चाहती हूँ। दरअसल प्रभा भी बालिग थी, इसलिए जज साहब भी प्रभा को कुलदीप के साथ रहने का इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद से प्रभा कुलदीप के साथ अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल तो चली जाती है, लेकिन कुलदीप को फिर भी डर सताता है कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए कुलदीप फिर से प्रभा को लेकर दिल्ली शहर चला जाता है और लगभग 1 साल तक दिल्ली शहर में रहता है। 1 साल के बाद कुलदीप की एक बेटी भी हो जाती है, जिसका नाम शालिनी रखता है। लेकिन उसकी बच्ची जैसे ही 9 महीने के हो जाती है, कुलदीप अपनी बच्ची का मुंडन कराने के लिए अपने घर परिवार वालों से बातचीत करता है। अपनी पत्नी बच्ची को लेकर गांव पे चला आता है। 10 जनवरी 2013 को उसके घर पे मुंडन का प्रोग्राम होता है, जिसमें कुलदीप के सारे नाते रिश्तेदार भी पहुंचते हैं। लेकिन सुरेंद्र प्रभा के पिता फूल सिंह को अपने घर पे नहीं बुलाता है, क्योंकि प्रभा ने जब कुलदीप से शादी कर ली थी, उसी वक्त ही फूल सिंह ने अपनी बेटी से नाता रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन गांव वालों को जब दावत देता है, गांव वाले जब सुरेंद्र के घर से दावत खा करके वापस जाते हैं, तो रास्ते में तरह तरह की बात करते हैं। उनकी बातें जब फूल सिंह सुनता है, तो सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। फूल सिंह उसी दिन ठान लेता है कि वो कुलदीप से बदला ले करके ही रहेगा। अब फूल सिंह कुलदीप से बदला लेने के लिए सबसे पहले अपने चाचा राम प्रसाद से बातचीत करता है और साथ ही साथ अपने भाई लाल सिंह से भी बातचीत करता है। फूल सिंह जब अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में दोनों से बताता है, दोनों इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फूल सिंह इंतजार करने लगता है कि कुलदीप के सारे नाते रिश्तेदार कब उसके घर से वापस जाएंगे। आखिरकार 13 अक्टूबर 2013 को कुलदीप के सारे नाते रिश्तेदार जब वापस अपने घर चले जाते हैं, 14 अक्टूबर 2013 को शाम के 6:30 बजे के आसपास सुरेंद्र जब खाना खाकर अपने दलान में सोने के लिए चला जाता है, सुरेंद्र का पूरा परिवार जब खाना खाने के लिए बैठता है, उसी वक्त ही फूल सिंह, उसका चाचा राम प्रसाद और उसका भाई लाल सिंह
तीनों अपने हाथ में हथियार लेकर सुरेंद्र के घर पर पहुंचते हैं। इससे पहले कि सुरेंद्र के घर के परिजन कुछ समझ पाते, ये तीनों मिलकर प्रभा के ऊपर हमला कर देते हैं और उसी तेजधार हथियार से सबसे पहले प्रभा की हत्या करते हैं। लेकिन जब उसकी बीच बचाव करने के लिए उसकी सास दौड़ती है तो उसकी सास को भी पकड़कर उसी तेजधार हथियार से उसकी भी हत्या कर देते हैं और साथ ही साथ कुलदीप के उसी तेजधार हथियार से उसके शरीर से दोनों टांग अलग कर देते हैं और उसे ये कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं कि हम तुझे जान से नहीं मारेंगे, बल्कि तुझे इस हालत में करके छोड़ेंगे कि तुझे ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि तूने किन लोगों से पंगा लिया था। वाकई में जब ये पूरी कहानी तीनों पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस इन्हीं के तहरीर पर तीनों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।